दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भर्ती लाया है 2024 की फर्स्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें 5,696 पोस्टें निकली हैं। 5,696 भाई साहब, बहुत बड़ा नंबर है। 5,696 पोजीशंस हैं असिस्टेंट लोको पायलट्स की। और पे लेवल जिसमें होने वाला है 19,900 से स्टार्ट होगा। पे स्केल लेवल 2 की पोजीशन है। और 18 से 30 साल वाले लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। 10th प्लस प्लस डिप्लोमा, 10th पास प्लस आईटीआई और फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, ये सारे के सारे डिसिप्लिन्स जो है जिसमें कि आपने डिप्लोमा किया होगा या आईटीआई किया होगा, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। 19 फरवरी की डेट लास्ट है, जिसको आप सील कर दीजिए। और आज जो तारीख है 20 जनवरी से पोर्टल खुल गया है। मैं कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया था, तो सारी की सारी डिटेल्स अब पोर्टल पे आ चुकी हैं। आज हमारे सामने डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है। तो आज के एडवर्टाइजमेंट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रिजर्वेशन सिस्टम है, कौन-कौन से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में ये पोजीशंस आई हैं, कहाँ-कहाँ की पोजीशंस हैं, कितनी-कितनी नंबर ऑफ पोजीशंस हैं और फिर इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। टेस्ट इसमें 5 लेवल का एग्ज़ामिनेशन टेस्ट होना है, तो वो 5 लेवल का स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन आपका कैसे होने वाला है, उसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा और फिर जो एप्लीकेशन है वो आपको कैसे फ़ाइल करनी है, किस पोर्टल पे जाना है, कैसे रजिस्टर करना है और दूसरी रिक्वायरमेंट्स, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगी और एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों गूगल में टाइप करते हैं आरआरबी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। जैसे ही आरआरबी टाइप करेंगे तो हमारे सामने ये खुल जाएगा आरआरबी चंडीगढ़ या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स वेबसाइट। तो आरआरबी वेबसाइट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सब जगह के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें सारे आरआरबीज हैं, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम, ये सारे के सारे आरआरबीज इसमें हैं। इसमें से किसी भी आरआरबी पे आप क्लिक कर देंगे, मान लिया हमने अहमदाबाद पे क्लिक कर दिया, फ़र्ज़ किया, तो हमको ढूँढना है सीईएन 2024, 1/2024। तो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सीईएन 1/2024। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखते हैं तो आपको 2 चीज़ मिलती हैं। एक सीईएन 1/2024 हिंदी में मिलता है और एक सीईएन 1/2024 इंग्लिश में मिलता है। तो आप इन दोनों को खोल सकते हैं। अगर हिंदी में खोलना चाहे हिंदी में खोल लीजिए और अगर इंग्लिश में खोलना चाहे तो आप इंग्लिश में खोल लीजिए। दोनों हमारे सामने नोटिफिकेशन आ जाएँगे। विस्तृत केंद्रीय रोज़गार सूचना सीईएन 1/2024 या फिर CEN 1/2024 डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ये नोटिस हैं। अब इस नोटिस में क्या लिखा है डिटेल में ज़रा उसको देखते हैं चल के, और फिर मैं आपको एक-एक पॉइंट समझाता हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से ये दिख जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो ये मैंने लगभग इसको बड़ा कर दिया, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब शायद स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिखेगा। तो भाई सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2024 ये लिखा है इसमें। और फिर लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। तो भाई असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं, इसमें बड़ी सुंदर-सुंदर तस्वीरें लगाई हैं और एक अच्छा करियर हो सकता है। रेलवे की नौकरी पक्की नौकरी होती है और अच्छे इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं रेलवे में। तो बहुत सारे लोगों का अरमान होता है रेलवे में जाना। अब आते हैं एडवर्टाइज़मेंट में कि क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट की और ओपनिंग डेट इसकी आज ही है। 20 जनवरी 2024 को ये शुरू हुआ और क्लोजिंग डेट जैसा मैंने आपको बताया 19 फरवरी 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट क्लोज होने वाली है। 19 फरवरी 2024 को क्लोज हो जाएगी और आज ये एडवर्टाइजमेंट खुल चुकी है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें, इसको आप लॉक कर लें। 19 फरवरी 2024 इज़ द लास्ट डेट। उसके बाद जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे तो 8-9 दिन का समय आपको और दिया जाएगा, जिसमें कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर किसी से कुछ गलती हो गई हो अपने पते में या फ़ोन नंबर में या किसी मार्क्स में या किसी भी चीज़ में थोड़ा मिस्टेक रह गया हो, तो वो करेक्शंस इनकॉर्पोरेट कर सकता है, मॉडिफ़ाई कर सकता है। लेकिन मॉडिफ़ाई वही कर पाएगा जो 19 फरवरी तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं 20-21 तक मॉडिफ़ाई कर पाऊँगा तो मैं सबमिट भी बाद में करूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। तो 19 फरवरी तो लास्ट डेट रहेगी। जो लोग 19 फरवरी तक जमा कर देंगे, तो वो मॉडिफ़ाई कर पाएँगे फिर 20 तारीख से लेके और 29 तारीख तक उनको 6-7 दिन का मोहलत रहेगा मॉडिफ़ाई करने के लिए। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि ऑनलाइन ओनली लिखा है इसमें कि आपका जो
फॉर्म आपको सबमिट करना है वो सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे, इसके अलावा कोई भी हार्ड कॉपी या दूसरा सिस्टम नहीं है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। और पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट की, पे लेवल जो 7th सीपीसी के अनुसार है लेवल 2, और इनिशियल पे आपकी 19,900 रुपए बेसिक होने वाली है। उस पे आपका जो भी डीए या दूसरी चीज़ें मिलती हैं वो भी रहेगा। मेडिकल A1 आपका होना चाहिए, उसका मैं आगे डिटेल बताऊँगा A1 क्या होता है, आईसाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। और फिर 18 से 30 साल में आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कट ऑफ डेट का आप ध्यान रखिए, 1 जुलाई 2024 को आपकी एज होनी चाहिए 18 और 30 के बीच में। फिर नेक्स्ट जो इसमें चीज़ लिखी है, वो लिखा है कि इसमें एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, उसको भी देखेंगे कि क्या है। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी हैं इसमें, कि जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आपको जब आप एक लेवल में क्वालिफाई कर जाएँगे, फिर दूसरे लेवल में कैसे स्क्रीनिंग होने वाली है। आपको सिर्फ़ एक ही एप्लीकेशन डालनी है। देखिए, इसमें बहुत सारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की वेबसाइट पे आपको ये एडवर्टाइज़मेंट मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि अलग-अलग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पे जाके आपको अलग-अलग एडवर्टाइज़मेंट आप इसको अप्लाई कर पाएँगे। तो आपको सिर्फ़ एक ही एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, सारी अलग-अलग एप्लीकेशंस नहीं करनी है अलग-अलग रेलवेज़ के लिए। तो एक ही रेलवे के लिए आप एक ही एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो आपको नोट करना होगा। और फिर आप अपना नाम-वाम का ध्यान रखिए, नाम चेंज अगर हुआ है तो वो सर्टिफ़ाइड होना चाहिए, अगर नहीं है सर्टिफ़ाइड तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और फिर आगे चल के हम इसमें रेलवे ने ये भी लिखा है कि पोस्ट कम ज़्यादा कर सकता है, आपको पोस्टिंग कहीं भी भेज सकते हैं, ये सारी बातें इसमें लिखी हैं। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे एडमिसिबल टू एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स ऑन रिक्वेस्ट। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएँगे, उसमें रेलवे में अगर आप सफ़र करते हैं, तो आपको फ्री इसमें स्लीपर क्लास का आपको टिकट मिल जाएगा आने-जाने के लिए। तो लेकिन उसके लिए आपको पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और अपने सर्टिफ़िकेट के साथ, जो आपका रिज़र्वेशन का सर्टिफ़िकेट है, उसके साथ आपको प्रस्तुत होना होगा, और तभी आपको, और ई-कॉल लेटर जो आपको आएगा, उसके साथ आपको जाना पड़ेगा, तभी आपके लिए ये फैसिलिटी उपलब्ध हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। तो फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। और फिर इसमें ये लिखा है कि लास्ट मोमेंट के क्राइसिस में आप ना फँसें, पहले ही आप अपना एप्लीकेशन फिल कर दें। और फिर एक इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, rrbhelp@csc.gov.in, और एक फ़ोन नंबर भी दिया है 9592001188। तो इस नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, तो ये सबसे पहले A1 जो मैंने बताया था, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 क्या होता है, तो A1 क्या आपके आईसाइट के बारे में बताता है, और फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो इसमें जो हमारा डिस्टेंट विजन है, दूर की जो नज़र है, वो 6/6 होनी चाहिए, और 6/6 विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट, सो मस्ट एक्सेप्ट +2D। तो फॉगिंग टेस्ट का एक क्राइटेरिया इसमें लिखा है, जिसमें कि आपको एक लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें फिर आता है नियर विजन के लिए 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, और फिर मस्ट पास ए टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन और मिजोपिक विजन। इन सब टेस्ट्स को आपको पास करना पड़ेगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको आई साइट का टेस्ट कराना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इन्होंने स्पेसिफाई अलग से मेंशन कर रखा है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, और पॉइंट नंबर 4 में लिखा है एलिजिबिलिटी। तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या नेपाल भूटान के सिटीजन भी हो सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए जो कंडीशंस हैं सर्टिफिकेट्स की, वो आपको उसमें ऐड करनी पड़ेगी। उम्र की जहाँ तक बात है, तो आप 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए, और 1 जुलाई 2024 इसमें कट ऑफ डेट है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। एज के केस में कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। यदि आप एससी एसटी को बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 35 ईयर्स तक लगभग आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है इसमें। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, और जिसने 6 महीने से ज़्यादा का सर्विस उसमें लगाया है समय, तो उसमें फिर अलग-अलग कैटेगरीज़ में 3 साल का, 6 साल का, 8 साल का भी आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, एज के हिसाब से, एज़ फार एज़ एज इज़ कंसर्न्ड। उसके बाद फिर जो ग्रुप सी या अर्स्टवाइल ग्रुप डी रेलवे स्टाफ का जो था, अगर आप उसमें आते हैं, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन है, और उसमें लिखा है कि अगर आप अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी एनएलसी के हैं, तो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, तो आप 43 ईयर्स तक कर सकते हैं, और एससी एसटी के हैं तो 45 ईयर्स तक कर सकते हैं। तो इस टाइप से ही है। फिर आता है फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विडोड, डाइवोर्स्ड और जुडिशियली सेपरेटेड। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, और जुडिशली सेपरेटेड हैं या विडोड हैं, तो इन सब कंडीशन में भी आपको 35 ईयर्स, 38 ईयर्स या 40 ईयर्स तक एलिजिबिलिटी आपकी हो सकती है। एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो भाई आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इन सब रिलैक्सेशंस को देख लीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है कि डेट ऑफ बर्थ का क्या है। डेट ऑफ बर्थ के लिए जैसा मैंने कहा 18 से 30 साल के बीच में आपको होना चाहिए। और जो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं, वो आप ये देखिए कि आप 2 जुलाई 1994 से पहले अगर पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 जुलाई 1991 से पहले पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। एससी/एसटी के लिए आप 2 जुलाई 1989 से पहले पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और फिर लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है 1/7/2006 के बाद भी अगर पैदा हुए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो ये 18 से 30 साल का जो बैलेंस है एज का, और विद रिलैक्सेशन इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, वो इन्होंने इसमें मेंशन किया है। अब चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तरफ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो क्वालिफिकेशन एनेक्स्चर ए में अलग से दी है, उसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि भाई आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल, टेक्निकल एक्सपीरियंस जो भी है आपके पास, वो 19 फरवरी 2024 तक ही माना जाएगा, उसके बाद नहीं माना जाएगा। तो 19 फरवरी क्योंकि कट ऑफ डेट है, लास्ट डेट है, तो तब तक आपके पास जो क्वालिफिकेशन अगर आपकी हो गई वो ही फाइनल है। इसमें जो अपीयरिंग या रिजल्ट नहीं आया उस टाइप से नहीं चलेगा। जिसके पास पूरी क्वालिफिकेशन हो गई है वही एलिजिबल है, दूसरे एलिजिबल नहीं है। अगली बात करते हैं फीस की कि कितनी फीस है। तो फीस इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उसमें 500 रुपये फ़ीस है, और अगर रिफ़ंड आप लेंगे तो 400 रुपये इसमें आपको रिफ़ंड हो जाएगा, जो भी कंडीशंस के हिसाब से अगर होता है तो। और जो एससी/एसटी और फीमेल और ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वाले हैं, तो उनके लिए 250 रुपये फ़ीस है भाई। और ये आप इस चीज़ को बड़ा ध्यान से नोट कर लें कि 250 रुपये फ़ीस कैटेगरी के लोगों के लिए, और 500 रुपीज़ फ़ीस है जो ओपन कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है, तो उनके लिए है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है फीस का। फीस को आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से किसी भी तरीके से आप सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से ही फीस सबमिट होगी, और क्योंकि ऑनलाइन ही एप्लीकेशन जा रहा है तो ऑनलाइन माध्यम से ही सबमिट होगी। फिर माइनॉरिटीज़ का इसमें लिखा है कि माइनॉरिटीज़ में कौन कौन माने जाएंगे। मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, सो ये पारसीस, ये सारे के सारे माइनॉरिटी की कैटेगरी में आएंगे, और ये आपको मेंशन करना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको उनका इनकम का सर्टिफिकेट और वो सब डिटेल्स उसमें मांगी जाएगी। तो वो सर्टिफिकेट्स पे हम बाद में आएंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट किसको लगेगा, कहाँ से वो डाउनलोड होगा, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो इसमें सर्टिफिकेट्स हैं वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उसको आपको डेफिनेटली सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अगर आप कोई भी इसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। अब आता है कि जो फर्स्ट टाइम आपने जो एग्ज़ाम आप दे देंगे CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 दे देंगे, तो फिर आपका रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में क्लियरली कंडीशंस इसमें लिखी हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। और फिर कुछ बातें रिजर्वेशन के बारे में लिखी हैं। इन सब चीज़ों को भी जो जिससे रिलेटेड हैं वो लोग इसको ध्यान से पढ़ लें। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होने वाला है, और एक्स सर्विसमैन। इसमें मैं बता दूं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आता है कि कभी-कभी क्या होता है कि उनसे पिछले 3 साल का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और उन्होंने सर्टिफिकेट कोई पुराना बनाया होता है, वो पुराना ही लगा देते हैं, तो वही पुराना सर्टिफिकेट आपका मान्यता नहीं रखता। तो इसलिए आपको जो भी इनके फॉर्मेट के हिसाब से जो भी रिसेंट सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो आपको उसी के हिसाब से अटैच करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस का, और उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट दिए गए हैं, उसको आप भरेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि वो फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर कैसे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ये भी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे उसको एक्टिवेट करेंगे, सब चीज़ों में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल कर लेते हैं कि उसमें और क्या डिटेल्स इसमें लिखी गई हैं, तो उसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको एक एनओसी लगाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, तो ये है। अब आता है भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 आरआरबी एंड 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड। तो जितने हमने आरआरबी के साइट पे जाके सारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बताए 15-20, तो उसमें से आप किसी एक आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी एक आरआरबी में अप्लाई करके जहाँ पे भी आप उसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आप उसमें अप्लाई करिए। और उसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो 5 स्टेजेस में होगा, और 5 स्टेजेस क्या होंगी कि पहली जो स्टेज है वो रहेगी आपकी सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी 1 आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी 1। ये स्क्रीनिंग टाइप का टेस्ट होता है कि जितने लोग अपीयर होंगे, तो जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी उस आरआरबी में, उसके 15 टाइम्स
यानी कि अगर 100 सीट है तो 1500 लोगों को बुला लेंगे। अगर 200 सीट है तो 3000 लोगों को बुला लेंगे सीबीटी 2 के लिए। तो ये फर्स्ट स्क्रीनिंग वाला टेस्ट है। तो फर्स्ट स्टेज में लोगों को स्क्रीन कर दिया जाएगा और स्क्रीनिंग का क्या क्राइटेरिया रहेगा उसमें मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। फिर सेकंड स्टेज जो होगी वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसमें 2 टेस्ट होंगे अलग-अलग। उसमें भी एक टेस्ट होगा वो क्वालीफाइंग होगा और दूसरा टेस्ट होगा उसके मार्क्स ऐड होंगे। तो यहाँ पे आके आपको 8 गुना तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। जैसे पहले फर्स्ट स्टेज में 15 टाइम्स लोगों को स्क्रीन किया गया, यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके 8 गुना को स्क्रीन कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 100 सीट्स हैं तो 800 लोगों को ही बुलाएँगे थर्ड स्टेज के लिए, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। थर्ड स्टेज आती है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और ये जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है और सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी, इनके मार्क्स जुड़ के आपके अल्टीमेट मेरिट लिस्ट बनने वाली है। फिर आपको फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद फिर जो भी लोग सेलेक्ट होंगे वो फाइनल उसमें लिस्ट अपलोड हो जाएगी। इस टाइप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी में क्या होगा, पहला जो स्टेज रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, उसमें क्या होने वाला है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी इज स्क्रीनिंग एग्जाम और सिर्फ शॉर्टलिस्ट करने के लिए दिया गया है। सीबीटी 2 में उसी की एंट्री होगी जो सीबीटी पहले में मेरिट में आएगा उसको। और एक फाइनल काउंट बनेगा जिसमें मैंने आपको बताया 15 टाइम्स द कैंडिडेट्स को इसमें कॉल किया जाएगा पहले परफॉर्मेंस के बेसिस पे। Candidates belonging to SC/ST who are shortlisted for CBT by availing the relaxed standards shall continue to be treated as candidate in the respective result। तो एक बार अगर आपने इसमें रिजर्वेशन का ऑप्शन ले लिया है CBT 1 में तो उसके बाद उनको रिजर्व कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। अब चलते हैं कि इसमें टेस्ट कैसा होगा। तो टेस्ट होगा भाई 1 घंटे का, 60 मिनट का टेस्ट होने वाला है। 75 इसमें क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और गलत आंसर देने के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सही आंसर में 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत आंसर करेंगे तो 1/3 नंबर कट जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो गलत आंसर को अटेम्प्ट अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये क्वालिफाइंग होगा CBT 1, तो इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स अटेन करने 40% मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे अगर आप अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30% मार्क्स स्कोर करने होंगे, एससी के लिए, एससी के लिए भी 30 हैं और एसटी के लिए 25% मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने होंगे। अगर आपने इतने परसेंट मार्क्स स्कोर किए हैं तो ही आप एलिजिबल हैं इसके लिए कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए, वो 15 गुना जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा उसमें आपका नंबर हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। अब स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से इसका स्टैंडर्ड होगा और इसमें एक जो सिलेबस में लिखा है मैथमेटिक्स, जिसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, तो इस टाइप के सिलेबस रहेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि लगभग 10वीं के स्टैंडर्ड के इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है मेंटल एबिलिटी, जिसमें एनालॉजीज और अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स, तो ये सारा का सारा इसमें सिलेबस है मेंटल एबिलिटी का, ये दूसरा पार्ट है। तो कुल मिला के क्वेश्चन होने वाले हैं 75, टाइम रहने वाला है 60 मिनट का और क्वालिफाइंग है 40% मार्क्स जो कि आपको स्कोर करने होंगे, तभी आप लेवल 2 में जा पाएंगे। तीसरा सेक्शन है इसमें जनरल साइंस का, जो 10वीं स्टैंडर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज में से आएगा और फिर जनरल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, तो कुल मिला के 4 सेक्शंस में से आपको 75 क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं भाई सेकंड स्टेज में, CBT 2 में, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 में क्या होने वाला है कि फर्स्ट स्टेज से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए, वो जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हो गए वो CBT 2 में आ जाएंगे और फिर यहाँ पे the total number of candidates to be shortlisted for CBT 2 shall be limited to 15 times the number of vacancies notified against each RRB। तो जैसा मैंने आपको बताया कि CBT 2 में सिर्फ 15 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 100 सीट है किसी RRB में तो 1500 बच्चों को बुलाया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। उसके बाद CBT 2 होगा, जो CBT 2 होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी, कुल ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होने वाला है एग्जाम का और कुल क्वेश्चन होंगे 175। 100 क्वेश्चन होंगे पार्ट ए में, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे और 75 क्वेश्चन होंगे पार्ट बी में, जिसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 मार्क्स आपके हर गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। पार्ट ए में आपको सिर्फ मिनिमम पास परसेंटेज लेना होगा, वही जो CBT 1 में था कि अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 40% स्कोर करना है और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%।
और एसटी के लिए 25%। लेकिन जो पार्ट इसका बी है, उसके आपके जो मार्क्स हैं वो 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे और ये आपके मेरिट में भी जुड़ेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो मेरिट में ये नंबर जुड़ने वाले हैं, इसलिए पार्ट बी के मार्क्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए सिर्फ क्वालिफाइंग है और पार्ट बी के मार्क्स मेरिट में जुड़ेंगे। सिलेबस जो है पार्ट ए के लिए फिर दोबारा से मैथमेटिक्स है और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। और फिर पार्ट बी के लिए जो होने वाला है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबाई। जिस भी आप ट्रेड के हैं, अगर आप फिटर वाले ट्रेड के हैं तो फिटर में से आएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में से आएगा, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल में से आएगा। और उसके लिए जो सिलेबस दिया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ये अलग से हम लोग इसमें कभी चर्चा करेंगे, लेकिन वो सिलेबस उसका अलग रहेगा। और यहाँ पे भी आपको क्वालिफाइंग परसेंटेज पार्ट बी में लेना होगा 35% इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। अब आप देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन का मतलब खत्म हो गया और 35% सबको लेना है पार्ट बी में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस देखने के लिए dgt.gov.in पे आप जाके सिलेबस चेक कर सकते हैं, तो इसको आप अपने लेवल पे एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो क्वालिफाइंग टेस्ट सीबीटी के लिए जो क्वालिफाइंग ग्रुपिंग कैसे की जाएगी सब्जेक्ट्स की, तो इसमें लिखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसका सब्जेक्ट चॉइस क्या रहेगी? इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एसी कंडीशनिंग मैकेनिक। इन सब पोजीशंस के लिए अगर आप इन सब ट्रेड में अगर आप स्पेशलाइज्ड हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाना होगा। यदि हम फिटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एसी कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, इन सब पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना होगा। और अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या इसके कॉम्बिनेशंस को देखते हैं तो वहाँ पे आप मैकेनिक मोटर व्हीकल और ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इन सब जो ये स्ट्रीम्स हैं ये इस ट्रेड में आती हैं। तो आपको उसमें से एक ट्रेड अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से सिलेक्ट करना होगा और उसी के हिसाब से आपके पास पार्ट बी आएगा। तो ये सब चीज़ें आप फॉर्म भरते समय मेंशन करेंगे। और थर्ड स्टेज जो होने वाली है वो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसको थोड़ा गौर से देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है। फर्स्ट स्टेज में जो CBT 1 था उसमें से 15 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया, CBT 2 में आए। अब जो CBT 2 से शॉर्टलिस्ट होंगे यहाँ पे सिर्फ 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। पहले स्टेज में 100 पे 1500 को बुलाया गया, यहाँ पे आपको 100 पे 800 को बुलाया जाएगा। तो ये इसमें लिखा है। तो जितनी आपकी RRB में वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ बुलाया जाएगा। अगर 100 हैं तो 800 लोगों को बुलाया जाएगा। इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये आपका होगा उसके बाद। और ये सारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको अपना विजन सर्टिफिकेट भी देना होगा उस फॉर्मेट पे, और ओरिजिनल जब आपका टेस्ट होगा उस दौरान। अगर वो नहीं देंगे तो उनको अपीयर नहीं करने दिया जाएगा और ये मैंडेटरी है। और इट इज़ मैंडेटरी टू क्लियर ईच टेस्ट बैटरी एंड सेक्शन ऑफ CBAT सेपरेटली। तो हर CBT के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन ऑन CBAT कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द फॉलोइंग वेबसाइट। तो RDSO को आपको देखना होगा, rdso.indianrailways.gov.in में जाके कि भाई ये CBT में CBAT में क्या होने वाला है, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होने वाला है। तो ये सारा का सारा इसमें रहेगा। और इसमें जो फिर फाइनली आपकी परसेंटेज बनेगी, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो भाई जो आपने जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था पार्ट ए उसके 70% वेटेज मिलेगी। और यहाँ पे जो आपने ये वाला टेस्ट लिया CBAT जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके 30% वेटेज जुड़ेगी और कुल मिला के 100% वेटेज हो जाती है। ये 100% वेटेज होने के बाद और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चेक करने के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट अगर सही पाए जाते हैं तो फिर फाइनली आप मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये सारी बातें इसमें लिखी है और ये सारा प्रोसीजर इसमें लिखा है। अब चलते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई के लिए हमको ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा और उसको हम लोग अभी करके देखेंगे कि हमको कैसे हम एप्लीकेशन को फिल करेंगे। लेकिन भाई एप्लीकेशन फिल करने से पहले कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखिए कि आप अपनी एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सबसे पहले जो कि JPEG में कन्वर्ट कर लीजिए और 30 से 70 KB के साइज़ में उसको स्कैन करके रख लीजिए। और ऐसी फ़ोटो लेनी है जिसमें आपने चश्मा ना लगाया हो, टोपी ना लगाई हो, इस प्रकार की फ़ोटो लेनी है। और ए कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 12 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ। कम से कम आपको 12 कॉपीज उसकी बना के रख लीजिए एक ही बार। तो एक ही फोटो रखिएगा, अलग अलग फोटो मत लगाइएगा, ये इसमें लिखा है।
और उसके बाद उस फ़ोटो को स्कैन करके 30 से 70 किलोबाइट में आप एक फ़ाइल बना के रख लीजिए। आप जब उसको अपलोड करेंगे तो आपके काम आएगी। इसके बाद जो आपका SC/ST सर्टिफ़िकेट है, तो ये भी आप PDF फ़ॉर्मेट में स्कैन करके रख लीजिए, तो ये भी सब आपको सर्टिफ़िकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और भी जो दूसरे सर्टिफ़िकेट हैं, आपके आधार कार्ड है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट है, आपका EWS सर्टिफ़िकेट है, ये सारे के सारे आप, और आपके जो क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफ़िकेट है, मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट है और डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट है, तो ये सब स्कैन करके आप रख लीजिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर अप्लाई आपको कहाँ करना है, ये अलग-अलग जो इन्होंने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दे रखे हैं, तो ये कुल मिला के 21 हैं और इन 21 आरआरबी में से आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पास पड़ता है या जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो, तो उसके हिसाब से आप किसी आरआरबी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑनलाइन ही एप्लीकेशन होना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी तैयार रखिए और वो दोनों चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए, ताकि आपको जो भी ओटीपी वगैरह उसमें आए, उसको आप एकदम से ले सकते हो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो टेस्ट होने वाला है CBT 1 और CBT 2, ये इंग्लिश और हिंदी में होगा और उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा, जिसमें असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस भी इसमें लिखी हैं, 13 लैंग्वेजेस लिखी हैं और इसके हिसाब से आपको पहले चॉइस चूज़ करनी पड़ेगी कि आप किस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो ये फिर कुछ और इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखी हैं, जो कि आप एक बार पढ़ सकते हैं और फिर किन-किन कंडीशंस में आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। फ्री ट्रैवल फैसिलिटी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको स्लीपर क्लास का किराया दे दिया जाएगा, अगर आपने अपना सर्टिफ़िकेट प्रोड्यूस किया है तो। एग्ज़ाम में कोई आप अनफ़ेयर प्रैक्टिसेस को फ़ॉलो नहीं करेंगे और फिर कुछ एब्रिविएशंस इन्होंने लिखी हैं और फिर इन्होंने लास्ट में एनेक्शर्स दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले एनेक्शर है कि क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होने वाली है और क्या पे स्केल रहेगा। असिस्टेंट लोको पायलट जो CPC लेवल है वो 2 है, 19,900 बेसिक से स्टार्ट होगा और क्वालिफ़िकेशन जो मांगी है मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड NCVT या SCVT इन द ट्रेड्स ऑफ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, या फिर मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आपने करा होना चाहिए इन सब ऊपर वाले ट्रेड्स, या फिर आपने मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन लिeu ऑफ ITI। अगर आपने ITI नहीं करी है तो उसके हिसाब से आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज अबव विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ डिप्लोमा। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो वो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ये इसमें मेंशन कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स इसमें लिखी हैं। अब आते हैं कि भाई किस आरआरबी में, किस रेलवे जोन में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये आप देखिए थोड़ा सा। तो अहमदाबाद में है, वेस्टर्न रेलवे में अनरिजर्व्ड है 95 और कुल है 238 और बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं, ये आप देख सकते हैं। अजमेर में नॉर्थ वेस्ट रेलवे में है 86 अनरिजर्व्ड की हैं और 228 टोटल पोजीशन है। बेंगलोर में जो साउथ वेस्टर्न रेलवे है 186 अनरिजर्व्ड की पोजीशन है और 473 बेंगलोर की पोजीशन है, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। वैसे ही वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 145 अनरिजर्व्ड हैं और 219 हमारी टोटल पोजीशन है। वेस्टर्न रेलवे भोपाल में 35 पोजीशन अनरिजर्व्ड की हैं और 65 पोजीशन टोटल है। उसके बाद भुवनेश्वर की है, तो भुवनेश्वर की 280 पोजीशन टोटल हैं और 104 अनरिजर्व्ड हैं। फिर बिलासपुर सेंट्रल रेलवे 57 पोजीशन अनरिजर्व्ड है, 124 टोटल है। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे 483 पोजीशन है, इसमें भाई जनरल की हैं और 1192 पोजीशन टोटल हैं, कुल मिला के सारी की सारी पोजीशन। तो सबसे ज़्यादा पोजीशन यही है बिलासपुर में, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद चंडीगढ़ नॉर्दर्न रेलवे में 42 पोजीशन अनरिजर्व्ड हैं, 42 और 66 टोटल हैं। साउदर्न रेलवे में चेन्नई में 57 पोजीशन अनरिजर्व्ड 148 टोटल हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में 18 पोजीशन है और 43 टोटल हैं। गुवाहाटी में 26 पोजीशन अनरिजर्व्ड और 62 पोजीशन टोटल हैं। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न रेलवे में 15 पोजीशन और 39 पोजीशन टोटल हैं। कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे में 155 पोजीशन है और 254 पोजीशन टोटल हैं। और साउथ ईस्ट रेलवे में 30 पोजीशन कोलकाता में है, 91 उसमें टोटल हैं और 30 उसमें से जो अनरिजर्व्ड हैं।
इसी प्रकार से मालदा में ईस्टर्न रेलवे में 67 पोजीशंस हैं, अनरिजर्व्ड 161 टोटल हैं। साउथ ईस्टर्न में रेलवे में 23 पोजीशन है मालदा में और 56 इसमें से टोटल हैं। वैसे ही साउथ सेंट्रल रेलवे मुंबई में हमारे पास 10 पोजीशन है अनरिजर्व्ड की और 26 टोटल हैं। वेस्टर्न रेलवे में 41 पोजीशन है, 110 टोटल हैं। 179 पोजीशन सेंट्रल रेलवे मुंबई में है और 411 पोजीशन टोटल है। तो कुल मिला के अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सब जगह की सारी पोजीशंस मिल जाएंगी। इसी प्रकार से मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम में भी पोजीशन है। तो 2499 पोजीशन यानी कि लगभग 2500 पोजीशन आपकी अनरिजर्व्ड की हैं और 5696 पोजीशन टोटल है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, सारी की सारी डिटेल्स उन्होंने इसमें मेंशन कर रखी है। अब आपको जिस भी रेलवे में जाना है तो वहाँ पे आप उस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे और फिर आगे अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे। इसके बाद कुछ एनेक्स्चर्स दिए हैं, ये एनेक्स्चर के फॉर्मेट आप अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से इनको पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं कि एक्चुअल रेलवे की साइट में चलते हैं और फिर देखते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो बड़ा आप डिटेल में ध्यान से देखिए कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग आरआरबी टाइप करके इस पेज पे पहुंचे थे रेलवे। तो दोस्तों आरआरबी की वेबसाइट पे जाके आप किसी भी आरआरबी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम पहुंच गए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अहमदाबाद में मैंने क्लिक किया और उसके बाद क्लिक हेयर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, दूसरा है क्लिक हेयर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन CEN नंबर 1/2024। इसमें जब क्लिक करते हैं तो अब हम यहाँ पे पहुंच गए इस पोर्टल पे। इस पोर्टल पे पहुंचने के बाद आप अपने आरआरबी के पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। अब इस पोर्टल में क्या-क्या चीजें हैं इसको थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहला टैब है होम का, उसके बाद लिखा है डाउनलोड फॉर्मेट्स। अब इस डाउनलोड फॉर्मेट में सारे के सारे सर्टिफिकेट दिए हैं। जो SC/ST लोग हैं वो यहाँ से क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, आपके पास फॉर्मेट आ गया। इस सर्टिफिकेट पे आप अपना सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, इसको बनवाएंगे और फिर इसी को ही सबमिट करेंगे। वैसे ही हम और देखते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन है और इनकम सर्टिफिकेट है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का। ईडब्ल्यूएस का इनकम सर्टिफिकेट है, एसेट सर्टिफिकेट है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, एएलपी विजन सर्टिफिकेट है जो आपको लेना पड़ेगा, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है और फिर एक लेसिक वाला है जो सर्जरी जिन्होंने करवाई होगी उसका डिक्लेरेशन भी इसमें है। कुल मिला के सारे फॉर्मेट से आप किसी भी फॉर्मेट को यहाँ से खोलेंगे, डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें सिग्नेचर करवाएंगे, सर्टिफाई करवाएंगे जो भी अथॉरिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनसे, और फिर आप इसको अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई वाले टैब पे जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई वाले टैब, और अप्लाई वाले टैब पे जाके इस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो जिनका पहले से अकाउंट बना है वो इसमें क्लिक करेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। जिन्होंने नया अकाउंट बनाना है, जो नए कैंडिडेट्स हैं, वो क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट में अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज खुल जाता है। इस पेज में लिखा है नीचे आई हैव डाउनलोडेड द डिटेल्ड CEN नंबर इतना इतना, और फिर इसको प्रोसीड कर देंगे। जब आप प्रोसीड करेंगे तो अब आप क्रिएट एन अकाउंट के पेज पे पहुंच गए। अब क्रिएट एन अकाउंट के पेज पे पहुंचने के बाद ये सारी की सारी सूचना आप इसमें एंटर करेंगे। सूचना में लिखा है कि क्या आपको कभी डीबार किया गया RRC से, तो इसमें आप नो पे क्लिक करेंगे। क्या आपने लसिक सर्जरी करी है, तो अगर करी है तो ठीक है, नहीं करी है तो फिर आप इसमें भी नो पे क्लिक करेंगे। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसमें भी यस नो अपनी कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। फिर नेशनलिटी जो लिखी है इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी, ये सब में से जो भी आप हैं वो क्लिक करेंगे। आपने इंडियन सेलेक्ट कर दिया मान लिया। उसके बाद आपका जो फुल नेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और मार्क्स लिस्ट, तो 10वीं के सर्टिफिकेट में जैसा आपका नाम लिखा है उसको आप पूरे तरीके से फुल लेटर्स में लिखेंगे, जैसे ABC जो भी लिखना होगा आपको, तो ABC यहाँ पे जैसे मैंने लिखा तो वैसे ही एक बार दोबारा आप लिखेंगे ABC, तो दोबारा एग्जैक्टली वैसे ही आप नाम यहाँ लिखेंगे। हैव यू चेंज्ड योर नेम, आपने अपना नाम बदला होगा तो यस पे क्लिक करेंगे, फिर उसके लिए एक सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर यस पे करेंगे तो उसके साथ एक और सर्टिफिकेट लग जाएगा कि आपके पास नोटिफिकेशन होनी चाहिए कि आपके लीगली नाम आपने चेंज किया है, तो आप इसमें एग्री करेंगे। तो अगर आपने चेंज नहीं किया है तो आप नो पे क्लिक करेंगे कि भाई मैंने नाम चेंज नहीं किया। फिर आप डेट ऑफ बर्थ इसमें डालेंगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करके जिस भी साल में आप पैदा हुए हैं उसको सिलेक्ट करके आप उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। मान लिया आप 1996 में पैदा हुए तो इस तारीख को सिलेक्ट हुए तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर दोबारा से डेट ऑफ बर्थ को रीटाइप करेंगे। फिर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो मान लिया मेल है तो फिर यहाँ पे भी मेल सेलेक्ट करेंगे। फिर फादर्स नेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिर दोबारा फादर्स नेम दो बार रीटाइप करेंगे। मदर्स नेम सेलेक्ट करेंगे, माता जी का क्या नाम है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो टाइप करेंगे, फिर इधर दोबारा से आप रीटाइप करेंगे और फिर आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर टाइप करेंगे। ध्यान से
तो जो आपका आधार नंबर है वो आप इस जो फ़ील्ड है इसमें टाइप करेंगे और फिर वेरीफ़ाई यूज़िंग आधार। और जिसके पास आधार नहीं है तो उसके पास आधार एनरोलमेंट होगा, तो वो आप डिटेल्स उसकी मेंशन करें। उसके बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये बड़े ज़रूरी है। तो आप जो चालू फ़ोन नंबर हो, जो आप यूज़ करते हो और जो ईमेल आप रेगुलरली देखते हो, उसी को लिखिए क्योंकि उसमें आपके ओटीपी वगैरह आएँगे, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको तो जैसे ही आपको ईमेल लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया जनरेट ईमेल ओटीपी, तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ टाइप करेंगे। वैसे ही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पे जनरेट मोबाइल ओटीपी, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ आप टाइप करेंगे और फिर आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो पासवर्ड के लिए कुछ सजेशंस इन्होंने दे रखे हैं कि कैपिटल लेटर भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। फिर आप पासवर्ड यहाँ बनाएँगे और पासवर्ड के बाद एक बार फिर दोबारा बनाएँगे और फिर इसमें कैप्चा कोड जैसे 5186 आया, इसमें यहाँ टाइप करके और फिर प्रीव्यू और क्रिएट एन अकाउंट कर देंगे। जब आपका अकाउंट बन गया, तो आपको मैसेज आएगा कि अब आपका अकाउंट बन गया है। फिर तो अकाउंट बनने के बाद फिर आप लॉगिन टैब पे जाएँगे, या तो इसी पेज पे चले जाएँगे या फिर वापस जाके जा सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन जब करेंगे, अब आपका मोबाइल नंबर से आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और जैसे ही कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपको पेज पे आप लॉगिन हो जाएँगे। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डिटेल्ड में मेंशन है एडवर्टाइज़मेंट में। आप इस एडवर्टाइज़मेंट को भी देख सकते हैं और मैंने भी काफ़ी हद तक डिटेल में समझाने की कोशिश करी। और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं, 5696 पोज़ीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। जो भी लोग भई इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दिल खोल के अप्लाई करिए और मैं समझता हूँ आपका सिलेक्शन इसमें पक्का हो जाएगा, यदि आप सही से फॉर्म भरेंगे और फिर कुछ तैयारी करेंगे। तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स अगर हैं तो उसको डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसमें भी आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगर कोई और एडवर्टाइज़मेंट में डाउट है वो भी आप डेफ़िनेटली पूछ सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं, सब लोग जो इसमें जाना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत डिटेल्ड में मैंने आपको सब चीज़ बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप डेफ़िनेटली पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल भेज के पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए भई सिलेबस को देखते हुए। और बहुत अच्छी पोज़ीशंस हैं, जो लोग जाना चाहते हैं तो रेलवे की नौकरी बहुत बढ़िया नौकरी होती है। और मेरी सबके लिए शुभकामनाएँ हैं जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं उनके लिए। तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं और किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।